स्वागत भूपेश बघेल जी, अजय कुमार लल्लू जी, आराधना मोना जी, सलमान खुर्शीद जी, आरपीएन सिंह जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, कमल किशोर कमांडो जी, जितेंद्र सिंह जी, मोहम्मद मुकीम जी, लालचंद निषाद जी, हरद्वार पांडे जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, राम जियावन जी, अमरीश पांडे जी, निर्मला पासवान जी, पप्पू चौधरी जी, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व नेतागण और सारे फ्रंटल्स, महिला के भी अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के मेरे भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। क्या हाल चाल बा? ठीक मानी चलो। आज यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि भाषण में मैं क्या क्या कहूँ। मैंने सोचा कि जब जब चुनाव आता है, नेता आपके सामने आते हैं भाषण देने, तो जो सत्ता में होता है वो आपको ये सपना दिखाता है कि आपका जीवन अब बहुत ही अच्छा बन गया है। जो विपक्ष में होता है वो आपको ये गिनाना चाहता है कि सब खराब है, क्या गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सच्चाई क्या है? जो सत्ता में है जो आपको वो सुनाते हैं, जो विपक्ष में है वो सुनाते हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में मैं काफी घूमी हूं, भ्रमण किया है मैंने, और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूं तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूं, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूं। मैं कुछ महीनों पहले प्रयागराज में बसवारा गांव गई थी। एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने निषादों की नाव जला डाली थी। बहुत ही संकट में थे गांव वाले।
मुझे तट तक ले गए दिखाने के लिए कि कैसे बेहाल कर दिया था उनके नावों को, किस तरह से राख बना दिया था। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना, इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी नाव को ऐसे जलाया क्यों, तो उनको पीटा और उनको प्रताड़ित किया। इसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूं, मैं लखीमपुर खेरी गई, आप सबने देखा होगा लखीमपुर खेरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, उस तरह से सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहिना, भेद न कहिना, बोलिबा अमृतवाणी, अगिला अग्नि होएवा हे अवधू, तो आपन होएवा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आप लखीमपुर खेरी को देखिए तो आगरा को देखिए, जहां पे 30 दलितों को उठाकर 3 दिनों के लिए पुलिस के थाने में रखकर निर्ममता से मारा पीटा। मैं उस परिवार से मिली, उस लड़की से मिली जिसके पति की हत्या उसके सामने पुलिस ने मार मार के की। जो उसने मुझे बताया, मैं यहां इस मंच पे दोहरा भी नहीं सकती कि क्या दृश्य उसको देखना पड़ा। और उसका 1 महीने का बच्चा, अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है, उसके लिए कोई सहायता नहीं आई सरकार की तरफ से। उसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूं, मैं सिर्फ यही दुख देखती हूं कि जहां संकट है, जहां मुश्किल है, जहां संघर्ष है, वहां सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। आप किसान हैं, आपने अभी बताया बघेल जी से कि धान के लिए आपको कितना मिलता है। बघेल जी ने कहा कि कांग्रेस की जहां सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां 2500 का मिल रहा है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपतियों के हाथों में दे दी गई है। आज खाद के लिए लाइन में खड़े होकर लोग मर रहे हैं। कल मैं ललितपुर गई थी, परसों, वहां 4 लोगों के पास गई, 4 घरों में गई मैं। 2 लोगों ने आत्महत्या की क्योंकि खाद की लाइन में खड़े थक गए, खाद नहीं मिली। 2 लोग ऐसे थे जो खाद की लाइन में खड़े हुए घर नहीं जा पा रहे थे, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि लाइन छूट जाती। वहीं पे दम तोड़ दिया उन्होंने। जब मैं उनके परिवारों से मिली, घर में मैंने देखा कुछ नहीं था, सिर्फ कर्ज में डूबे हुए थे। 3-4 लाख रुपयों के कर्ज में डूबे हुए थे। न कोई गैस का सिलेंडर था, न कोई सरकारी मदद थी, कुछ नहीं था। सिर्फ एक कमरा, और उसमें उन जो मर गए थे, जिनका देहांत हो गया था, उनके परिजन रो रहे थे।
और ये दृश्य मैं जगह जगह देख रही हूं। यहां पे कहा गया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं, आज क्यों कह रहे हैं? 4.5 सालों से क्या किया? 4.5 सालों से क्या गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला? यहां पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया? आपको याद होगा, समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कहां है वो? कहां है? क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। यहां गोरखपुर में मैंने सुना कि बुलडोजर लगा रखा है। और आप सबके रोजगार जो कोरोना में खत्म हुए, क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया, मदद की? कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए। महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही त्राही चिल्लाए। आप सब जानते ही हैं कि पिछले 7 सालों में जब से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से तमाम परिवारों की आय घटी है। देश का किसान हर दिन सिर्फ 27 रुपए कमाता है और प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। जब आपके लोन माफी की बात होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। उनके लोन कब से माफ किए हुए हैं आप उनसे पूछिए। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया? मैं कहती हूं कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। आज का युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 युवा हर रोज आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी की वजह से। 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। भर्तियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहां गोरखपुर में भी विश्वविद्यालय की भर्ती में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। सुनिए, सिद्धार्थनगर में शिक्षा मंत्री के भाई को सवर्ण गरीब का प्रमाण पत्र मिला है ताकि उसको नौकरी मिले, लेकिन जो गरीब है उसको कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। आपने देखा है कि हर जगह अपराधियों का तांडव है। इसके साथ साथ जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। आज पुलिस ने जनता को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। ना अपराधी काबू में आ रहे हैं, ना पुलिस काबू में आ रही है। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब
उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूं, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है? सही कह रहे हैं आप, बड़े बड़े खरबपतियों की ही सुनवाई है इस देश में। आपने बार बार ये देखा है, लखनऊ में विवेक तिवारी को पुलिस ने गोली से मारा। कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता यहां आए थे गोरखपुर, उनको होटल से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके मार डाला। उनकी पत्नी ने मेरे से पूछा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी? मैंने फोन पे उनसे बात की। उन्होंने कहा, मेरी सहायता कौन करेगा, मुझे न्याय कौन देगा? मैंने आगरा की बात की, वहां अरुण वाल्मीकि के परिवार को इस तरह से उन्होंने मारा पीटा, वो बात मैं आपको सुना चुकी हूं। तो आप बताइए, जब जनता में इस तरह के संकट आते हैं और जनता को ये समझ में आ जाता है कि उसकी सुनवाई नहीं है, कि सरकार उसके लिए खड़ी नहीं हो रही है, उसकी मदद के लिए नहीं है, तो देश और प्रदेश में क्या होता है? जो आस्था नेताओं में होती है वो हिलती है, और जब वो आस्था हिलती है तब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रश्न पूछें। आप ये पूछें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जो आपने वादे किए, जो आपने मंच पे खड़े होकर हमें बताया, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? और मेरी बहनों को देखिए, बहुत सारी मेरी बहनें यहां आई मेरी बातों को सुनने के लिए, किस तरह से संघर्ष करती हैं। एक महिला का जीवन संघर्ष का जीवन होता है। घर पे संघर्ष करती है, बाहर जाती है, खेती करती है, घर आकर सबके लिए खाना पकाती है, देखभाल करती है, सबका तमाम संघर्षों का सामना खुद करती है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में, वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। उन्नाव में आपने देखा क्या हुआ। एक लड़की के साथ अपराध किया, अत्याचार किया, उसको जला दिया गया। दूसरी को के खिलाफ ऐसी साजिश की कि जब वो केस सुनने के लिए जा रही थी सड़क पे, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। हाथरस में आपने देखा क्या हुआ। हाथरस में ये परिस्थिति बनी कि उस महिला के परिजन उसको देख भी नहीं पाए, उसकी जब चिता जलाई गई। पुलिस प्रशासन ने उसकी चिता जला डाली। महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गोरखपुर में भी जब एक लड़की ने पिता का पिटाई करते हुए वीडियो बनाया तो उसको गोली मार दी। जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया तो उसको सिगरेट से जलाया गया। विश्वविद्यालय की छात्रा का परिवार न्याय मांगता हुआ दर दर भटक रहा है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगी, और मैं आपको वो शक्ति देना चाहती हूं जिसके जरिए आप खुद अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगी। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि महिलाओं में करुणा है। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लड़ने की क्षमता होती है महिला में, और जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं उनका सामना हम ऐसे करेंगे, जब हम राजनीति में और महिलाएं आएंगी तब हम सामना करेंगे, क्योंकि जब महिला को परेशान किया जाएगा वो हमारे पास आएगी, महिलाओं के पास आएगी,
तो हमने वो संवेदना भी होगी और वो शक्ति भी होगी कि हम उसकी मदद कर पाए। यहां पे जो जल भराव की समस्या है, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब भी ये समस्या उठती थी तो योगी जी आते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो हवाई जहाज में चढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने नहीं आते। जिस तरह से इनकी सरकार ने जन जन की रोजी रोटी खत्म की है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना के समय जिस तरह से सरकार ने आक्रमण किया पब्लिक पे कि जो ऑक्सीजन मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको कहा गया कि तुम्हारी जमीन जब्त कर देंगे। जो परेशान था, जो हॉस्पिटल का वीडियो निकलता था कि अस्पताल में परेशानी है, तो उस हॉस्पिटल को दबाया जाता था, वहां जाकर प्रताड़ित किया जाता था। मदद नहीं आई, सहायता नहीं हुई, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपने देखा कि नदी में लाश किस तरह से बह रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं आई। जिनकी रोजी रोटी कोरोना की वजह से भी छिन गई, आज तक उनको सहायता नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कमजोर परिवारों को 25,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता देगी। गोरखपुर में मैं जानती हूं कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वे बुरी स्थिति में हैं। अब चुनाव आ रहा है तो सुनने में आ रहा है कि एम्स खोला जा रहा है और तमाम ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जब 5 सालों से ये सब काम नहीं किए गए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब किए जाएंगे। यहां पे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप जानते हैं कि अब रेलवे भी बेची जा रही है, उसका भी प्रयास है, और जो तमाम लोग रेलवे के जरिए रोजगार पा रहे हैं उनका क्या होगा, ये सवाल अब पूछने का वक्त आ गया है। आपके पास यहां आकर बहुत सारे खोखले वादे किए गए। आपको बताया गया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कि बाढ़ की समस्या हल की जाएगी, कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की मदद की जाएगी, कि गन्ना मूल्य 14 दिनों में भुगतान का वादा किया गया था। चीनी मिलें शुरू होंगी। आप बताइए कितने चीनी मिल बंद पड़े हैं, किसी ने शुरू किए? कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। यहां पे गुरु गोरखनाथ जी की वाणी का विपरीत हुआ है। बुलडोजर चलाए गए हैं, आपकी संपत्ति को जब्त करने की बात की गई है, जेल में डालने की, धमकाने की बात की गई है। तो एक समय आ गया है कि आप जो अपने नेता में आस्था रखते हैं उस पर एक प्रश्न उठाइए कि यहां पे जिसने आपको इतने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये समय आ गया है कि अब प्रदेश में, पूर्वांचल में बदलाव आना चाहिए। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, अगर आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, तो उत्तर प्रदेश इस खाई में से नहीं निकल पाएगा। सच्चाई ये है कि धर्म और जाति के नाम पर आपकी भावनाओं और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को पहचानिए। इस सच्चाई को पहचानिए कि एक नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा होता है। आज सरदार पटेल जैसे नेता जी का जन्म दिवस है।
और इंदिरा जी जैसी नेता की शहादत का दिवस है। इंदिरा जी ने आपको दिखाया, उनके लिए देश के ऊपर कुछ नहीं था। उन्होंने इस आस्था के लिए, जो आस्था आपने उनमें रखी थी, इस आस्था के लिए अपना जीवन दिया। वो कभी पीछे नहीं हटी। उनको मालूम था कि उनकी हत्या होने वाली थी। आज के दिन जब मेरे भाई और मैं स्कूल जा रहे थे, रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनके लिए आपकी आस्था से बढ़कर इस देश, इस दुनिया में कुछ नहीं था। आपकी आस्था थी और उनके दिल में अपने देश के प्रति आस्था थी। और अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूं तो ये उन्हीं की सीख है। मैं भी आपकी आस्था कभी नहीं तोड़ सकती। इसीलिए जो बातें मैं अभी आपके सामने रखना चाह रही हूं, जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाएं हैं, मैं उसी आस्था से रखना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होंगी, नहीं तो मैं यहां इस मंच से आपके सामने नहीं कहूंगी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। जो सुविधाएं और छूट कृषि के लिए हैं, मछली पालन में वो सब लागू होंगी। बालू खनन और मछली पालन में निषाद समाज को अपना अधिकार वापस दिया जाएगा। गुरु मच्छेंद्रनाथ विश्वविद्यालय को यहां पे हम स्थापित करेंगे। किसानों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी ऐसी प्रतिज्ञा की थी और आप जानते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ किया था कांग्रेस पार्टी के सरकार ने। किसानों के लिए गेहूं और धान 2500 पर क्विंटल में खरीदा जाएगा और गन्ना किसानों के लिए 400 रुपए। यहां मैं जानती हूं कि गन्ना का किसान बहुत ही परेशान है। मैं ये भी जानती हूं कि अन्ना पशु की बहुत ही समस्या है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, उसी तरह से यहां पे अन्ना पशु की समस्या सुलझाने का हम काम करेंगे। अन्ना पशु की जो समस्या है उसका हम संपूर्ण समाधान निकालेंगे, जिससे पशु भी बचेगा और आपका भी फायदा होगा। युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम देंगे। और जो संविदा कर्मी हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं, उनका हम नियमितीकरण कराएंगे। अपनी बहनों के लिए मैं कह चुकी हूं कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को टिकट देगी। इसके साथ साथ जो 12वीं पास छात्राएं हैं उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। मेरी बहनें, आपको भाजपा सरकार ने कहा था
कि आपको 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उसके बाद उन्होंने सिलेंडर के दाम ऐसे उठा दिए कि आपको वही 1 सिलेंडर अगर मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिल पाया। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, आपके लिए सब कुछ। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। कोरोना में बहुत लोगों ने बहुत संकट का और संघर्ष किया, बहुत संकट का सामना किया। हमारा संकल्प है कि कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक उसका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। अंत में मैं कहना चाहती हूं कि इंदिरा जी ने कहा था, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। आज मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है। जो कहते हैं कि हमारा संगठन इस प्रदेश में दुर्बल है, वो इस भीड़ को देखें। ये हमारे संगठन की भीड़ है, ये हमारे संगठन की ताकत है। इस संगठन को बनाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने 2 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और उनके साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं ने 20-30 सालों के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस का झंडा उठा रखा, वे खड़े हैं। हमारा संघर्ष जनता का संघर्ष है। उत्तर प्रदेश की भाइयों और बहनों, आपका संघर्ष है।